बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में एक बार फिर से मैं स्वागत करते हुए आइए आज हम द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो नाटक और एकांकी के नाम से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसके अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा भुवनेश्वर प्रसाद एकांकीकार के एकांकी तांबे के कीड़े जो शीर्षक है एकांकी का, इस एकांकी के ऊपर आपसे मैं चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। देखिए, भुवनेश्वर जी प्रसाद प्रमुख एकांकीकारों में से जाने जाते हैं और भुवनेश्वर प्रसाद जी ने अपने एकांकियों की रचना में पाश्चात्य शैली का प्रयोग किया है। इनके एकांकियों में बर्नार्ड शॉ और फ्राइड का प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। एकांकी कला इनकी बड़ी सशक्त है, व्यंग से परिपूर्ण है। इस दृष्टि से इनके एकांकियों में एक तरफ काव्यात्मकता और व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई देती है, तो कभी कभी कहीं कहीं चुभती शैली में लिखित रंग निर्देश भी द्रष्टव्य होते हैं। इन्होंने अपने एकांकियों में अभिजात वर्ग की कमजोरी और जो कुरूपताएं हैं, विद्रूपताएं हैं, विषमताएं हैं, द्वंद्व है, उनको अपनी एकांकियों में यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। ये जो शीर्षक है तांबे के कीड़े, इस शीर्षक के ऊपर अगर हम बात करें तो यह एक विसंगत एकांकी है। इसलिए इस एकांकी का न विशेष कथानक है, इसमें न घटनाक्रम है, न ही पात्रों का कोई विशेष विकास दिखाई देता है। इसमें आज का जो अव्यवस्थित जीवन है, विद्रूपताएं हैं, समस्त जो त्रासद स्थिति हैं, उनका चित्रण हुआ है। तो प्रस्तुत जो एकांकी है उसका जो शीर्षक है वह प्रतीकात्मक है, क्योंकि व्यक्ति कीड़ा तो हो गया है पर तांबे का नहीं। प्रतीकात्मकता के आधार पर आज के समाज में व्यथित जो पीड़ित जो मानव है वह तांबे के कीड़े के समकक्ष या समान दिखाई दे रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो एकांकी का जो शीर्षक है वह औचित्यपूर्ण, सार्थक और कथ्य के अनुरूप दिखाई देता है। इसमें ऊल जलूल बातों के बीच में इसके संवाद भी अधूरे से प्रतीत होते हैं। भाषा में इनकी लाक्षणिकता का प्रयोग दिखाई देता है और जो शैली है इनकी एकांकी की वो व्यंग्यात्मकता, भावात्मक, सूत्रात्मक और मनोभाव अभिव्यंजक है। और इनकी जो भाषा है वो पात्रों के अनुकूल है, उर्दू और अंग्रेजी मिश्रित शब्दावली से युक्त है। भाषा में लाक्षणिकता अवश्य दिखाई पड़ती है और इसके साथ ही इसके संवादों में कहीं कहीं ऊल जलूल शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि भुवनेश्वर जी के एकांकियों में जहाँ कथानक, योजना, पात्र सृष्टि, संवाद, भाषा शैली पर शाह और हफसन आदि का प्रभाव दिखाई देता है, वहीं रंग संकेतों पर भी इनका पाश्चात्य प्रभाव सर्वत्र विद्यमान है। उन्होंने पाश्चात्य एकांकीकार की तरह यद्यपि बड़े बड़े, लंबे और छोटे छोटे सभी रंग संकेतों का प्रयोग एकांकी के प्रारंभ में, एकांकी के बीच में, मध्यवर्ती में और पात्रों के कथन से पहले, कथन के मध्यवर्ती और अंत के रंग संकेत के रूप में किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त रंग संकेतों ने कभी अभिनय में तो कभी रंगभूमि की व्यवस्था में पूरी सहायता प्रदान की है। भुवनेश्वर जी ने अपने एकांकियों में प्रभावान्विति पर अधिक बल दिया है। उन्होंने अपने एकांकियों में नाटकीय मोड़ प्रस्तुत करके पाठकों एवं दर्शकों की जिज्ञासा और को
बनाने का सफल प्रयास किया है। कुतूहल को बराबर ये बनाए रखते हैं और अंत में वस्तु की चरम सीमा को स्पष्ट रूप से अंकित करके एक सफल शिल्पी के दायित्व का निर्वाह बड़ी सतर्कता के साथ किया है। भुवनेश्वर जी को नई विधा की एकांकियों का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने सन 1946 से 50 तक अनेक एकांकियों की रचना नई शैली में की। इनके द्वारा रचित एकांकी नई दिशा के सूचक और पुरानी मान्यताओं के विरोधी माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित एकांकियों में तांबे के कीड़े भी एक नई शैली में रचा गया है। एकांकी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करें तो कथा वस्तु के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि तांबे के कीड़े एकांकी की कथा वस्तु जो है वो समकालीन जीवन की त्रासद स्थितियों पर प्रस्तुत है, आधारित है। वर्तमान काल में जो बेतरतीब और बेमतलब जीवन को जिस तरह सामान्य व्यक्ति जीने को या भोगने को जो विवश हुआ है, उसकी इसमें कलात्मक ढंग से उपस्थिति हुई है। इस एकांकी में कोई प्रसिद्ध कथानक नहीं होते हुए भी ज्वलंत कथानक है। कोई घटनाक्रम नहीं होते हुए भी अनेक घटनाओं का भुक्तभोगी दशाओं का अंकन किया गया है। इसमें जो अनाउंसर होता है, एक परेशान रमणी, एक मशरूब पति, एक पागल आया है, एक थका हुआ अफसर है, एक रिक्शा कुली है, जो अपने अपने जीवन की विद्रूपताओं को भोगते हुए प्राय इसमें दिखाई देते हैं। और उनके जो व्यक्तिगत जो जीवन है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उसको देख करके ही जिज्ञासा पाठक अपनी शांत करता है और उनके मन में अपनी एक सोच तैयार करता है। उनका अव्यवस्थित, निरर्थक, नीरस, विखंडित जीवन जो है उसकी कथा वस्तु के मुख्य आधार हैं। इस प्रकार कथा वस्तु अपने आप में मानवीय संवेदना को जगाने वाली और विशिष्ट मनोदशा से निर्मित है। तांबे के कीड़े एकांकी में अगर कुल 6 इसमें पात्र हैं, लेकिन इनमें कोई भी पात्र प्रमुख नहीं है, क्योंकि सभी पात्र क्या है, अलग अलग वर्गों से आते हैं और उनका चरित्र विकास भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि वर्ग के अनुसार उनका चरित्र का निर्माण यहाँ दिखाया गया है। अगर अनाउंसर को प्रमुख पात्र माने तो वह बार बार झुंझुना बजाकर पात्रों की तथा समसामयिक जीवन की व्यवस्था को व्यक्त करता है, उद्घाटन करता है। एक परेशान रमणी स्वयं की तरह सभी को व्यथित मानती है और अपना खोया हुआ पाने के लिए व्याकुल या तरसती रहती है। एक थका हुआ अफसर अपने जीवन को अवसाद और थकान से आक्रांत मानता है। एक मशरूब पति अपने दब्बूपन और व्यवस्था के सामने व्यथित रहकर भी ऐसा दिखाता है जैसे वह दब्बू नहीं है। रिक्शे वाला कुली अपनी गलती न मानकर राहगीरों को ही दोष देता रहता है। इस प्रकार से प्रस्तुत एकांकी के जो सभी पात्र हैं वो अपने निरर्थक और व्यथित थकित जिंदगी को ढोते हुए इसमें चित्रित दिखाई देते हैं। तो वर्तमान जीवन की जो यथा स्थिति है उसका अंकन होने से इसकी पात्र योजना उचित है, सहज है और जो दर्शक को, पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें सभी पात्रों के जो संवाद हैं वो उनकी अव्यवस्थित और बेवश मनोदशा के परिचायक हैं। संवादों में भावात्मकता, प्रतीकात्मकता और संवेदना से युक्त हैं। तांबे के कीड़े एकांकी में वर्तमान कालीन जो परिवेश है उससे कथा वस्तु ग्रहण की गई है, इसलिए इसमें देश काल या वातावरण भी वर्तमान से संबंधित है। आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में जो व्यवस्था है उसका यहाँ समावेश किया गया है। एकांकी की इसकी जो भाषा है वो पात्रों की मनोदशा और वर्ग या स्तर के अनुरूप है। वर्तमान काल की जो अव्यवस्थित जिंदगी का चित्रण होने से पात्र भी समकालीन परिवेश के हैं। इस कारण वे तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ साथ प्रचलित और सुग्राही अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इसमें करते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि पात्रों की भाषा सरल संप्रेष्य है, परंतु अव्यवस्थित मनोदशा के कारण कहीं कहीं पर भाषा में प्रतीकात्मकता, श्रेष्ठता
कठिनता, सांकेतिकता सब कुछ दिखाई देती है। कुछ शब्द इसमें व्यंजना प्रधान भी हैं। शैली की दृष्टि से एकांकी में नाटकीय, मनोभाव व्यंजक, व्यंग्यात्मकता, भावात्मकता सब सूत्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो तांबे के कीड़े एकांकी का उद्देश्य जो है वो वर्तमान काल में हमारे जो बेतरतीब और बेमतलब जीवन की जो त्रासदपूर्ण स्थिति है उसको बड़ी खूबी से चित्रित किया है। सब तरह से व्यथित, पीड़ित मानव की मन स्थिति को रेखांकित करता है यह एकांकी। इसका एक अन्य उद्देश्य वर्तमान काल की उस स्थिति का चित्रण कर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना है। जो जिंदगी से ऊब गए हैं, थके हुए हैं, निरर्थक जीवन यापन करते हुए भी स्वयं को बहुत समर्थ और व्यस्त मानते हैं, जबकि वे अपनी जिंदगी के लिए स्वयं ही भार स्वरूप हैं। इस पर आज के व्यथित, पीड़ित मानव तांबे के कीड़े अर्थात निर्जीव स्थितियों के भुक्तभोगी प्राणी हैं। तो एकांकीकार इस उद्देश्य को व्यक्त करने में यहाँ पर पर्याप्त सफल हुआ है। संकलन तरह की दृष्टि से आलोच्य जो एकांकी है पूर्ण रूपेण सफल एकांकी है, क्योंकि एकांकी का सारा घटनाक्रम एक ही ड्राइंग रूप में घटित हो जाता है, दिखाया गया है। एक ही इसमें दृश्य है जो अल्पकाल में घटित हो जाता है और कार्य भी इसमें एक है कि वर्तमान मानव जीवन की विसंगत स्थितियों का चित्रण करना। अभिनेता की दृष्टि से यह जो एकांकी है तांबे के कीड़े पूरी तरह से अभिनय है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आवश्यक रंग निर्देश या अभिनय निर्देश और संकेत भी दिए गए हैं। इसके संवाद कई स्थलों पर कुछ लंबे हैं, अटपटे हैं, लेकिन फिर भी सहजता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह एकांकी जो है तत्वों की दृष्टि से भी, एकांकी के जो तत्व हैं उनकी दृष्टि से तांबे के कीड़े जो शीर्षक है वो पूर्ण रूपेण सफल एकांकी माना जाता है। तो मैंने आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से तांबे के कीड़े नामक जो एकांकी है जो भुवनेश्वर जी ने लिखा है, इसके बारे में मैंने आपको आज यहाँ संक्षेप में जानकारी दी है। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी का आप लोग इस एकांकी को अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की कक्षा में फिर हम उपस्थित होंगे एक नए एकांकीकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।